सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तदवीर मैं हुलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और सदीक साजिद साहब। बहुत सी मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में ये बताया जा रहा है कि आज काफ़ी कुछ सुनाया गया और किन्होंने सुनाया और किसको सुनाया आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी, ये तो हमारे पास सदीक साजिद साहब मौजूद हैं जो पॉलिटिक्स की पर हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक ख़बर है जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक प्रेस रिलीज़ टाइप जारी किया है, ट्वीट किया है उसको, और जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनका बड़े भरपूर अंदाज में जवाब दिया। और ये बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल आई है जिसमें जो कहा गया है कि इल्ज़ाम लगाया गया था अहमद नूरानी साहब ने और एक बड़ी अननोन सी वेबसाइट थी कि पता नहीं 100 कंपनियां हैं और बाजवा साहब की जो वाइफ हैं वो उनके साथ हिस्सेदार हैं, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, और बिज़नेसेस जो हैं वो लिए गए हैं। बड़ा जो बाजवा साहब ने अपनी पोजीशन से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और बड़ा माल बनाया, और इस बुनियाद पर मरीम नवाज़ साहबा भी बोली, जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बोले, पूरी नून लीग ने एक कैंपेन चलाई और एक तासुर दिया कि शायद ये बड़े पावरफुल आदमी हैं, मीडिया इसकी खबर नहीं चला रहा और हर तरफ से कवर अप किया जा रहा है और अब ये इनकी अपनी करप्शन की कहानी है। उसका जवाब आया और आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 28 जून को उन्होंने वो जो उनकी डिक्लेरेशन की जो डेट थी, उस वक्त उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं थी और वो उससे वो पहले रिज़ाइन कर चुकी थी। और ये अमेरिका के जो दफातर हैं वहाँ से आप रिकॉर्ड पर ये चेक कर सकते हैं। और ये इंतहाई बददियानती की बात है कि जब ये ख़बर ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, जब इंडियंस ने थी तब तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन जब ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने ख़बर दी तो सिचुएशन टोटली उसको उन्होंने इग्नोर किया, इस बात को कि बाजवा साहब की अहलिया जो हैं वो उस बाजको कंपनी की, जिसको ये बताया जा रहा था कि जी वो पेरेंट कंपनी है और बाकी 100 कंपनियां ओन करती है, उसमें उसकी हिस्सेदारी है, वो कतई तौर पर गलत थी, वो बेबुनियाद थी। और बाजवा साहब की जो अहलिया हैं वो नहीं थी उसकी किसी तरह भी उस कंपनी की लिस्ट पे ही नहीं थी, वो वहाँ से उनका वो इस्तीफ़ा उनका हो चुका था। फिर इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो 100 कंपनियां थी जो ख़रीदी गई और एक्चुअली वो 27 रेस्टोरेंट्स की बात है, 100 कंपनियों की बात नहीं है। अच्छा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट बाजवा साहब की अहलिया की थी वो तकरीबन $19,000 थी, 19,492। अब आप देखें 19,492 2002 में, 2003 में जो इन्वेस्टमेंट की गई, जिस वक्त डॉलर 60 रुपए का था, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो 10-12 लाख रुपए की ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी और ये लेजिटिमेट उनकी जो टैक्स जो मनी है उसका वो हिस्सा था। अच्छा, अब 18 सालों में वहाँ पर जो बिज़नेस हुए, उन असासों की जो टोटल मलकियत बनती है वो बनती है $70 मिलियन कैलकुलेशंस के हिसाब से। उस 70 मिलियन में से $60 मिलियन बैंक लोन है, यानी $60 मिलियन बैंक लोन है। जो बाकी जो पैसा, अब ये जो टोटल कारोबार शुरू हुआ था ये $73,950 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, जो जिसमें बाजवा साहब के भाई भी शामिल हैं। और अगर बीवी का हिस्सा निकाल दिया जाए 19,492 तो ये तकरीबन $54,000। और अगर उस वक्त डॉलर की प्राइस देखें तो ये टोटल जो उनके भाइयों की भी जो इन्वेस्टमेंट थी को वो 30-32 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं थी। ये 2002 की बात हो रही है। तो उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर उन्होंने जो वहाँ पर बिज़नेस बनाए, जो उसी अच्छा, फिर एक भाई उनका डॉक्टर था जिसकी उन्होंने डिटेल दी है, एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था। इतने पैसे भी नहीं हो सकते थे यार उनके पास कि वो सारे मिला के $54,000 ना कर सकते हो, जो डॉक्टर हो अमेरिका में। तो ये जो एक इल्ज़ाम लगा के एक कहानी बयान की गई कि पता नहीं कि, और लफ्ज़ वर्ड यूज़ किया गया था बाजवा एम्पायर। अब ये जो फैक्ट्स जो बाजवा साहब ने दिए हैं। अच्छा, फिर वो जो बाजको है वो सिर्फ एक मैनेजमेंट कंपनी है, उसका
जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें किसी तरह का कोई शेयर नहीं है। और ये मैनेजमेंट कंपनी जो थी ये फ़ी पर काम करती थी, उनको मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और उन रेस्टोरेंट से फ़ी लेती थी एक बिज़नेस का हिस्सा। यानी अगर उनका $1000 उनकी कमाई है तो हो सकता है $100 उसमें से वो फीस का देती हों इस कंपनी को। टोटल डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मसला वही था, निशाना CPAC, निशाना पाकिस्तान की फ़ौज और किसी तरीके से कि आसम सलीम बाजवा को वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन उनका जो, और ये बड़ा एतराज़ था जी कि वो जवाब नहीं दे रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, मीडिया कवर नहीं कर रहा है। ये मीडिया कर रहा है कवर, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है, हम बोल्ड टेलीविज़न से पहले भी कर चुके हैं प्रोग्राम, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी डिस्कस हुए, उनका जो जवाब है आज वो भी डिस्कस हो रहा है। तो कोई मीडिया पर कदगन नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल ओपनली आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है, क्यों जी अपना सदीक साजिद साहब? बिल्कुल सर, और इस वजाहत में ये अच्छा खासा उन्होंने इसमें जो अपनी हर चीज़ है वाजे की है। और फिर उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, स्टेट बैंक के पास भी रिकॉर्ड सारे का सारा मौजूद है, SCCP के हवाले से जो उनके तकाजे थे उनको भी जो है वो पूरा किया गया। अब जो जिन साहब ने ये स्टोरी की है उनके हवाले से आप अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बड़े वाज़े अंदाज में कह चुके हैं, और जो उन्होंने जिस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए, इसका तो सीधा सीधा यही मकसद नज़र आता था कि आप इंडिया का जो है वो कर रहे हैं, उनका मकसद पूरा कर रहे हैं। इंडिया को भी तकलीफ़ है CPAC से और इस तरह के दोस्तों को भी CPAC से तकलीफ़ है। अभी अगर पहले आपको ये याद नहीं आया और जब से वो इस ओहदे पर आए तो उसके बाद इस किस्म के इल्ज़ामात को लगाना, और वो भी बग़ैर सबूत के। लेकिन वजाहत देखिए कि उन्होंने जो इल्ज़ामात हैं, जो प्रेस रिलीज़ बाकायदा जारी हुई, हर एक नुक्ता और उसका वजाहत से जवाब। अच्छा, अब एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कि सिल्क लाइन इंटरप्राइज जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, ये CPAC के कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने के लिए बनाई गई थी। और क्योंकि वो सदर्न कमांड के वो हेड कर रहे थे, कोर कमांडर थे वहाँ पर, और सारा जो CPAC है वो बलूचिस्तान में है, तो इसलिए वो कंपनी बनाई गई। जिस पर उन्होंने बड़ी वजाहत से ये की है कि इस कंपनी ने आज तक CPAC का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं लिया, और ये कंपनी रहीम यार खां में है, और इसने सिर्फ लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज रहीम यार खां की जो इंडस्ट्रीज है ना, जी, उनको इसने प्रोवाइड की हैं। तो ये एक बनाया गया जी कि वो CPAC से माल बनाने के लिए और सब कुछ वो बनाए गए हैं और सब कुछ किया गया। कतई तौर पर ऐसा नहीं था। फिर एक और इल्ज़ाम, अब उनके जो दो बेटे हैं उनमें से उनकी 32-33 साल उम्र है, जी, यानी वो अडल्ट हैं, अपना इंडिपेंडेंट हैं। एक बेटे ने घर खरीदा अमेरिका में। वो जो घर है ना, 80%, ये अमेरिका में रहने वाले सब लोग जानते हैं, 80% अभी भी उस पर लोन है। यानी अगर वो $1,00,000 का घर है ना, तो $80,000 उस पर बैंक लोन है। वहाँ पर अमेरिका में आप 10%, 15%, 20% दे के घर ले लेते हैं, तो वो उन पर वो ये लोन है। तो ये कहना कि ये घर उनका है, नहीं, वो घर बैंक का है, वो वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनके भाइयों पर ये जब इल्ज़ाम लगाया गया तो ये तासुर दिया गया कि ये सारे पैसे आसम सलीम बाजवा साहब के थे। वो इंडिपेंडेंट हैं जी, बिल्कुल, इनके डिपेंडेंट नहीं है, और अहम ओहदों पर हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनके जो बेटे हैं ये भी बाजवा साहब पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट टैक्स भी फाइल करते हैं, सब कुछ वो अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। सही। तो ये जो सारा फसाना बनाया गया था, इसके और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसमें समीर साहब सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ अफवाज पाकिस्तान का जो अपना एहतसाब का निज़ाम है वो इतना मजबूत है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छुप ही नहीं सकती। अगर खुदा न खासा वो इसमें इस तरह की वो होती मामलात, तो वो सारे के सामने पहले ही मंजर आम पे आ चुके थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपको याद होगा, जब एक NLC स्कैंडल आया था उसमें बाकायदा लोगों को सज़ाएँ तक हुई। लेकिन बात फिर वही आप वाली है कि जब से CPAC अथॉरिटी के ये चेयरमैन बने हैं, आप ये देखिए कि वहाँ पे ये जो आपने अभी नाम लिया कि इनकी जो कंपनी है उसके हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट है या CPAC का कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, इतना शफाफ अमल है ये, क्योंकि चाइनीज़ आपको पता है वो बड़े नफी तुली सारा काम करते हैं, वो तो इस तरह जुज़ में जाते हैं। इतना ये शफाफ अंदाज से अभी भी तवानाई के जो मनसूबे इन्होंने किए मुकम्मल किए, वो सारे के सारे सर आप देखिए इंतहाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़े। और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वो भी आप देख लें, वो तो एक एक चीज़ को देखते हैं भाई, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमें लोन दे रहे हैं, तो क्या
इस तरह की चीज़ों को वो देखेंगे कि इसको दे दें उसको दे दें, वो तो अच्छा। फिर दूसरी बात ये देखिए, जितने भी मंसूबों के ऊपर लोगों को रोज़गार आ रहा है या जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ये आसिम सलीम बाजवा साहब तो खुद ट्वीट पर एक और इल्ज़ाम था कि एक उनकी मैनेजमेंट LLC ग्रुप LLC है, पता नहीं ये SCION है शायद, आई डोंट नो कैसे इसको आप प्रोनाउंस करते हैं, कि जी उन्होंने एक घर ख़रीदा वहाँ पे, उस कंपनी का एक अलग घर है। वो उन्होंने बताया है कि ये जो घर है ये फोरक्लोजर, यानी वहाँ पर किसी का घर था, वो उसकी किस्तें अदा नहीं कर सका, नीलामी में ये घर बिका और ये घर टोटल कितने में बिका? $31,000 में। टोटल जो इसकी प्राइस थी $31,000 थी। तो अब वो उनके दो बच्चे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे वो घर लिया टोटल $31,000 का, लेकिन फसाना बनाने वालों ने यहाँ पे बना के इस सारी चीज़ को पता नहीं $100 मिलियन और ये कहा कि ये एक बाजवा अंपायर है, और ये जो बाजवा हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा के रिश्तेदार हैं और पता नहीं क्या कुछ है, और ये कितना माल बना रहे हैं। अब इनका इस्तीफा आया। बहरहाल आज ये चीजें इसलिए जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि एक एक नुक्ते को जिस तरह उन्होंने वाजे किया है इस वजाहत में, इससे ये चीज, और अगर ये वजाहत ना आती हाँ जी, तो यकीनन आज हम बैठ कर ये बात करते कि आसिम सलीम बाजवा साहब को वजाहत देनी चाहिए, और अगर वो वजाहत नहीं दे सकते तो फिर उनको कोई फ़ैसला करना चाहिए। और ये बेसिकली इस सारे इतना प्राइम टाइम इस स्टोरी पर जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह भी ये है कि इसमें CPAC इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तानी फ़ौज की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया गया, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा उस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जिसकी जो गारंटी है वो पाकिस्तान के फ़ौज ने दी है। आज मरीम साहबा नवाज़ शरीफ साहब को इसका मुजद करार देती हैं, कोई जरदारी साहब को इसका मुजद करार देता है। एक्चुअली ये इसलिए सारा एग्रीमेंट हुआ और इसलिए जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड का, वो इसलिए मटेरियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने गारंटी दी कि सियासी हुकूमत कोई भी हो, आए जाए, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना को ये गारंटी दी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और ये पाकिस्तान की बका के लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसीलिए हम भी अपने इस प्रोग्राम में जो 8 बजे का प्राइम टाइम प्रोग्राम है, इसकी अहमियत के पेश नज़र हमने इसको टाइम दिया है। ये किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं है, ये कोई किसी को बचाने या किसी के ख़िलाफ़ तनकीद करने के लिए नहीं है। ये बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंस है CPAC अथॉरिटी की, और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिस अंदाज में हमलावर हुई, ये नहायत ज़रूरी था कि जो उनका जवाब है वो भी आपके सामने पेश किया जाए, और फिर ये बात आवाम के लिए छोड़ दी जाए कि वो खुद इस पर डिसाइड करें कि ये मामला नहीं सर, एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों इजाज़त दें, वो ये है कि देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना आसिम सलीम बाजवा साहब, जैसे कि हम सबको पता है बड़े अहम ओहदों पर रह चुके हैं और अभी भी बड़े अहम ओहदे पर हैं। इनकी अहलिया पर, पूरे ख़ानदान के ऊपर जो है वो सवालात उठाया गया। उन्होंने एक प्रेस रिलीज तो जारी कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये जो इशू है इसको बाकायदा आगे लेकर जाना चाहिए, अदालत तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो अहमद नूरानी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं। तो मेरे ख्याल में इसको प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए चीज़ों को। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये तो बाजवा साहब का भी इस्तेहकाक है ना जी, वो जाएं अदालत में जाएं, बिल्कुल इस वजाहत के बाद के साथ जाएं, बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं, क्योंकि इस वजाहत के बाद और इन सारी चीज़ों के उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। ये उन्होंने कहा, दावा किया, जितनी भी उनकी मनी ट्रेल सारी चीज़ें साबित हो गई। SCCP के पास भी रिकॉर्ड है, स्टेट बैंक के पास भी रिकॉर्ड है, और मामला सिर्फ कितने का जी? $19,492 का। बिल्कुल टोटल ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ये बात अलीना की सही है। इसमें 2-3 इसके और पहलू हैं। बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने तनकीद की है ना, ये तो हमें समझ आ गई है देख के कि ये इस खबर में सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात अखबारात की जीनत बनती रहे कि कमर साहब पर इल्ज़ामात हैं, सॉरी कमर जावेद बाजवा कह रहा हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब पर इल्ज़ामात हैं, और वो इनका वो अभी तक इनका जवाब नहीं आया, अभी तक फैसला नहीं हुआ कि क्या है। ये बेसिकली उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसमें, क्योंकि जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है वो बाजवा साहब कहीं से भी कुछ भी ले। अब ये सारे अमेरिका के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने कितनी डंडी मारी है कि 28 जो जून है, जिस वक्त उन्होंने डिक्लेरेशन अपने दिए हैं, उस वक्त उनकी अहलिया नहीं थी, उस कंपनी के हिस्सेदार नहीं थी, उसके बोर्ड पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने छाप दिया। और वो कुछ भी करें वो ये छापते रहेंगे। और बाजवा साहब अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की जो हेयरिंग्स होंगी ना, उस पर क्या होगा, हेयरिंग पे तो एक आएगी बात कि आज हेयरिंग हुई, लेकिन सारा जो इल्ज़ाम है ना
उसको दोहराया जाएगा, जी, बिल्कुल। मीडिया की जीनत बनाया जाएगा। और बुनियादी तौर पर उसकी वजह सबकी यही होती है कि आप एक डस्ट इस तरह से उड़ाएं, बदनामी इस तरह से करें, वो जैसे गोएबल्स कहते थे ना कि झूठ इतना बोलें कि दूसरा बंदा उसको सच उसको मान ले। मेरा ये ख्याल है कि ये एनफ है, उन्होंने जो जवाब दिया है जी पूरा, बिल्कुल काफी है, मोर देन एनफ। हाँ, लेकिन अगर वो चाहें तो अभी इनके नुरानी के खिलाफ करें ना हत्या का और सर अदालत भी इस तरह के केसेस में रिमांड दे सकती है कि ये कोर्ट ना किया जाए मीडिया में। इससे पहले बहुत से केसेस में कह चुकी है। माने समी साहब के इनके आने से सीपैप पे काम भी तेज हुआ, अथॉरिटी बनने से जो रेड टेपिज्म था, मनसूबाबंदी की कभी वजारत है कभी यह है, वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। एक जगह पे चीज़ें आना शुरू हो गई और जिस मनसूबे का इन्होंने काम किया या उसका संग बुनियाद रखा या इफ्तिताह किया, उसकी सारी तफसील रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्वीट भी होती है, उसकी तफसीलात भी जारी है ना, होती है। बेसिकली तकलीफ इस चीज़। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट आ रही पाकिस्तान में, वो आगे बढ़ रहा है, तो इसका तो अच्छा फ़ायदा ना जी। दूसरा जी, आज बड़ी जो एक स्टोरी है जिसके पॉलिटिकल स्टोरी तो आगे बयान करते हैं। आज रहबर कमेटी का भी इजलास हुआ और अब 20 तारीख को APC हो रही है और कल जरदारी साहब का भी जो इजलास था उसमें दो चीज़ें हम आज हाईलाइट करेंगे, बात करेंगे कि बिलावल जरदारी को क्यों साइड लाइन कर दिया गया। यानी आप देखें जो पार्टी चेयरपर्सन है वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब हैं और शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग की जो सदारत है वो को चेयरमैन कर रहा है जिनका नाम आसफ अली जरदारी साहब हैं, जो ये कहते हैं कि ये बच्चे और भुट्टो और ये सब कुछ उन्हीं का है। और अगर आप फुटेज चलवाएँ तो आप उसमें देखेंगे कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब एक साइड पे उनको बिठाया गया और बाकी फ्रंट रो पे शहबाज शरीफ साहब और जनाब आसफ अली जरदारी साहब। और वो जो बेचारा नारे लगाता था मोदी का जो यार है गद्दार है और पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो पीछे एक साइड पे आप देखें ना, एक अगर आप फुटेज देखें तो बिलावल साहब जो है ना वो एक 3 बंदों, अब ये देखें ना सामने लीडरान 2 बैठे हुए हैं, एक जनाब आसफ अली जरदारी साहब हैं, एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और बिलावल भुट्टो को साइड लाइन कर दिया गया। अब वो जो चेयरमैन, यानी ये इसका मतलब ये है कि ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साइड पे बैठे हों और शाह महमूद कुरैशी साहब इजलास की सदारत कर रहे हो या आरिफ अलवी साहब साइड पे बैठे और वो कर रहे हो। यानी ये एक मैंने ये देखा कि आपको एक थोड़ा सा मैं वाकया पिछला सुना देता हूँ। जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा से पार्टी की चेयरमैनशिप मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने लेनी थी तो उसका तरीका इख्तियार किया गया सही कि जो कुर्सी रखी गई ना उस कुर्सी पे पहले आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठ गई और जब बेगम नुसरत भुट्टो साहबा उस कमरे में दाखिल हुई, रिपोर्टेडली ये बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। तो शी गॉट द मैसेज और उन्होंने वो कमरे से चली गई और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो पार्टी की चेयरपर्सन जो है ना को चेयरपर्सन बन के उन्होंने वो जो उसकी सदारत जो है ना वो अपने हाथ में कर ली। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं जी जरदारी साहब के सोफे की जगह अब जरदारी साहब ने देखें क्या किया कि बिलावल को वैसे इससे ज़्यादा तज़हीक क्या हो सकती है कि आपने अपने बेटे को चेयरपर्सन बनाया, पार्टी का चेयरमैन बनाया, खुद आप को चेयरमैन बने, ठीक है, आप को चेयरमैन है, आपका पार्टी के अंदर ओहदा सेकंड है और एजाजी है, लेकिन आपने वो खून जो भुट्टो की मीरास जो वारिस है भुट्टो की सारी, चाहे वो पॉलिटिकल तरीका है चाहे वो दूसरा तरीका है, उसको आपने एक साइड पे बिठाया, आपने उसको साइड लाइन करके खुद। क्या आप जरदारी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि वो बिलावल भुट्टो या भुट्टो के खून से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा बड़े मैनेजर हैं? ये तो जो भी बहारें लगी हुई हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में, ये तो भुट्टो के खून की वजह से हैं। तो शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने बिलावल को साइड लाइन नहीं किया। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये जनाब अब क्या तासुर दे रहे हैं आसफ अली जरदारी साहब आगे कि बिलावल नाअहल है। ये पीछे जो 1 साल पूरा बिलावल ने पॉलिटिक्स की है वो एक फजूल पॉलिटिक्स थी, उसने मामला को बिगाड़ा है और अब मैं ठीक करूंगा आके, ये तासुर दे रहे हैं, अपने बेटे को खुद अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ये तासुर दे रहे हैं। ये जो आपने पिछले प्रोग्रामों में कहा विरासती जमहूरियत, हाँ ये वही है तो ये नहीं, विरासती जमहूरियत का भी सत्यानाश कर वही है ना कि विरासत भी दे दी और इख्तियार तो दिया नहीं। मैं आपको अच्छा एक छोटी सी बात आप माजर चाहता हूँ, आपको पता है इन्होंने वोट दिया था कौमी असम्बली में फैटफ बिल पे, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने वोट दिया। ये आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सेनेट में बिलावल भुट्टो जरदारी अपने सेनेटर्स को जरदारी हाउस में बुलाते हैं, कहते हैं जी ये कौमी मफाद की कानून साजी, इस पर वोट दें।
फ़ोन आता है रात को जरदारी साहब का और कहा जाता है पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी, और वही हुआ। वो आपकी वाली बात की ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों वोट नहीं दिया। फैटफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा क्या है, मैं आपको बताता हूं कि फैटफ क्यों ये वोट नहीं देना चाह रहे। लेकिन एक और वाकया आपको बता देता हूं जो हमारे दोस्त राना ताहिर साहब हमें सुनाते हैं। जतोई साहब ने क्यों इस्तीफा दिया पीपल्स पार्टी से, बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक मीटिंग में ऐसा हुआ कि इजलास हो रहा था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर 5 मिनट के बाद अंदर जाती थी और बाहर आती थी, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सारे अरकान थे वो खड़े हो जाते थे। तो जतोई साहब ने कहा कि मैं नहीं खड़ा हुआ, तो मोहतरमा यानी मैं सीट पे बैठा रहा क्योंकि बार बार जो अंदर आ जा रही थी। तो उन्होंने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जतोई साहब से कि लगता है जतोई साहब आप पार्टी की क़यादत का, पार्टी चेयरपर्सन का आपको इज़्ज़त और एहतराम नहीं है। तो जिस पर जतोई साहब ने कहा कि बेटी इस चीज़ की डिमांड तो आपके वालिद ने भी कभी मुझसे नहीं की थी कि उनकी आमद पर मैं खड़ा हो जाऊँ। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब। जी, आपका सवाल जो ये बड़ा ये अहम खबर है और ये पाकिस्तानियों को इसका पता होना चाहिए फैटफ में कि ये अपोजिशन क्यों नहीं फैटफ के हक़ में, उस लेजिस्लेशन के हक़ में कौमी असम्बली में इन्होंने वोट दिया, लेकिन सेनेट में ये वोट देने से भाग गए। और अभी अब बहुत, क्योंकि वो इमरान खान ये कहते हैं ना कि मैं कोई NRO नहीं दूंगा, जी जी, इसलिए ये भी आज कह दिया कि इसको सेनेट से पास करके दिखाऊंगा, सेनेट से पास करके दिखाऊंगा। अब जॉइंट सेशन गवर्नमेंट बुला रही है और वो जॉइंट सेशन में उसकी तैयारियां हैं, हुकूमत इस बिल को मंजूर करवा लेगी। अब क्या वजह है, एक बड़ा सवाल है कि अपोजिशन क्यों इसकी मुखालफत कर रही है जब पाकिस्तान की बका के लिए बिल है। फैटफ की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने का मतलब है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तरक्की करेगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनियां पाकिस्तान में आके कारखाने लगाएंगी, क्योंकि अब तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इंप्रूव है। अब तो कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं है। तो फिर अपोजिशन क्यों इसकी मुखालिफ है और इमरान खान क्यों इंतहाई गैर लचकदार रवैया इस पर उन्होंने रखा है। तो ये इसका एक मैं आपको वजह बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जो वहाँ पर एक जो रिपोर्ट है ना, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट MER 2019 में, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह लूटा है जिस तरह कोई अपने दुश्मन मुल्क को लूटता है। सही। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको हमेशा NRO मिलता रहा है। ये फैटफ ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि आपको कवानीन इस तरह के बनाने होंगे कि आप किसी को अब NRO नहीं दे सकते। आप किसी की जो फाइनेंशियल बंगलिंग है, जो उनका फ्रॉड है, जो बेईमानी है, जो करप्शन के पैसे हैं, आप उस पर किसी को माफ़ी नहीं दे सकते। ये फैटफ की अगर ये बिल पास होता है तो ये उनकी ये रिक्वायरमेंट है, उनकी ये डिमांड है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इज्तिमाई तौर पर निजी और सरकारी शोबा में इस एहसास का फुकदान है, पता ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कितना बड़ा इसका कौमी नुकसान है और किस तरह इन जो इदारे हैं उन पर किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो ये जो लेजिस्लेशन हो जाएगी पास, तो इसके बाद NRO मुमकिन ही नहीं है। और अगर इमरान खान साहब NRO वो तो खैर दे ही नहीं रहे, वो दे भी नहीं सकते ना सिचुएशन में। अगर कोई देने की बात भी करे ना तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद होता है। अब इनको ये पता चल गया, जब कौमी असम्बली का वोट हुआ तो ये रिपोर्ट जो थी ये किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी हुई थी। जब कौमी असम्बली में ये रिपोर्ट पास हो गई तो किसी पिस्सू ने अंदर से ये रिपोर्ट निकाली और वो रिपोर्ट निकाल के इनको दे दी। इन्होंने फौरी तौर पर ये रिपोर्ट आपस में सर्कुलेट हुई। आप खुद बयान फरमा रहे थे कि बिलावल भुट्टो, जिनको अब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी औकात दिखा के बिठा दिया कि चल बच्चा बैठ उधर जाके आइसक्रीम खा, दही खा चुप करके, बहुत तुझे मैंने इस्तेमाल कर लिया, आगे भी जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करूँगा, अभी चल उधर। तो उन्होंने सेनेटर से ये कहा कि वोट हमने देना है,
लेकिन रात को अब्बा जी का फ़ोन आता है कि वोट हमने नहीं देना और नहीं दिया, और वोट नहीं दिया। और अभी ये अब जो सारा कुछ हो रहा है, हालांकि एक बड़ा ताकतवर मैसेज इन्हें मिल गया कि पाकिस्तान पर आप सौदेबाजी, फैटफ पर पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते, लेकिन अब मसला ये है कि पीछे इधर खाई है, आगे आग लगी हुई है, किधर जाएं? ये सर जोड़ के बैठे हैं। आज जो राहबर कमेटी है, आज उसका भी यहाँ पर इजलास हुआ है। इस मामले में आपकी जुबान रोजाना पता नहीं लुढ़क जाती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बाखुदा, दोनों नज़दीक हैं, राहज़न और राहबर। नहीं, मैं ये नहीं कहता नज़दीक है, लेकिन बहरहाल ये क्योंकि ये कानून के ज़रिए ये हमको कहते हैं कि हम कानूनी तौर पर बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं। तो फिर आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर आवाम के दिलों में क्या इज़्ज़त है वो आवाम जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर ये बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। हम इन्हें रहबर ही कहेंगे, रहज़न नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। सही। तो ये जो सारा मामला है, ये फैटफ के इजलास और उसकी लेजिस्लेशन के ये इसलिए मुखालिफ हैं कि अगर ये इस तरह हो जाए तो फिर अगला सवाल ये होता है, तेरा क्या बनेगा काली, क्योंकि तू तो फारिग है, बिल्कुल टोटल फारिग है। तो ये उसके लिए मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत ने इनका बड़ा बंदोबस्त किया है। वजारत कानून ने जो आज इलामिया जारी किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 120 अदालतें कायम की जाएं, तो उस मंसूबे को वजारत कानून कह रही है कि हमने तैयार कर लिया, मुकम्मल कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बनाया गया। जल्द इसको प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया जाएगा। अवामी हुकूमत एहतसाबी अमल को तेज़ी से आगे ले जा रही है, अदालतें इस हवाले से कायम होंगी। और मैं आपको एक तजवीज़ इसमें पेश हुई है जिस पर गौर किया जा रहा है कि नए जजेस ढूंढने की बजाय जो रिटायर्ड जजेस हैं, क्योंकि रिटायर्ड जज जो है वो उस अहलियत पर पूरा उतरता है, फौरी तौर पर उसको लगा के, तो ये डेली बेसिस पर अगर हेयरिंग्स हों 4-4, 5-5 दिनों में, तो फिर वो जो जिस मगरमच्छ को फाड़ने का, पेट फाड़ने का शहबाज शरीफ साहब ऐलान किया करते थे और फिर भूल गए, वो मगरमच्छ भी भूल गए, छुरी भी भूल गए, तो वो जो सारा मामला है, इन एहतसाब अदालतों के ज़रिए हम किसी हल के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के गिर्द भी फिर घेरा भी तंग होगा, अगर नहीं देंगे तो वोट। जजेस लग गए और वो तो मरते ही है ना, ये जजेस लगे तब मरते हैं जब तक वो माल नहीं देते वापस। देखिए, इमरान खान की एक ही शर्त है, माल दे दें। बहुत सारे लोग जो उनसे खफा हैं, उनकी अपनी जमात के भी जो आम वोटर हैं, वो यही कहते हैं कि यार हमसे वादा किया था कि लूटा हुआ माल लाएंगे, नवाज शरीफ को भी बाहर भेज दिया, ये शहबाज शरीफ भी घूमते फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अभी ये देखिए कराची आए हैं, कोई बीमारी नहीं है, अभी नैब परसों बुलाएगी तो कमर का दर्द शुरू हो जाएगा, जाते ही नहीं है, बिल्कुल वो कहते हैं बीमार हैं। और नवाज शरीफ साहब जो लंदन की गलियों में घूमते फिर रहे हैं, हवाखोरी कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जब वो सेहतयाब होंगे तो खुद आएंगे, यानी जब तो सेहतयाब हवाखोरी जरूरी है ना जी। नहीं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन वो कह रहे हैं जब वो डॉक्टर नहीं, जब वो खुद तयन कर लेंगे कि हाँ मेरी अब सेहत ठीक हो गई है तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब मुझे बताएं, तो ये इमरान खान पर एक सवालिया निशान था, जिस पर उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मैं बहुत इस पे मैं शर्मिंदा हूँ कि वो निकल गया, मैं उसको देखता हूँ लंदन में पॉलिटिक्स करते हुए, मुझे अफसोस होता है। अब देखिए, सच्चा आदमी है, एक फैसला किया उन्होंने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, गलत हो गया फैसला, बट ही एडमिट्स कि ये गलती हुई है, ही एडमिट्स कि हाँ जनाब वो चक्कर दे के निकल गया। अब उस पर झूठ नहीं बोलने की जरूरत, जिस तरह ये कर रहे हैं कि बिलावल को चेयरमैन बना दिया है, लेकिन अब शहबाज शरीफ को बुला के तो खुद आगे आ गए, यानी इससे बड़ा आप किसी के क्या मार सकते हैं? बिलावल को टैकल तो नहीं कर सकता ना, ये बिलावल शहबाज शरीफ को टैकल, मुझे लगता है बिलावल का जितना काम था वो काम हो चुका है। आप देखें ना, ये दिल दुखाने वाली बात है। पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है, आप उसे ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 32-34 साल का बेटा भी है, आपने ये नहीं भूलना। नहीं, सिर्फ वो आसिफ अली ज़रदारी का बेटा भी है, और जब भी वो आता है वो कभी अपने नाना की बात नहीं करता, सारी बहारें हैं साबिक सदर, उसको ये सदर जिस खून से सारी बहारें हैं। एक मुलाकात, बस एक फिक्रा, इससे उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर आगे पर चलते हैं। एक मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, इसी प्रोग्राम में जिक्र किया था। उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो उनसे कई मुलाकातें कर चुके थे। तो फिर वाला साहब ने यही बोला कि बेटा
तू जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, फैसला कौन मुलाकात यही आई डोंट थिंक सो। मैं आप दोनों की बात से इख्तलाफ करती हूँ। उसका रीजन ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक एक चीज जो है वो अपने बाप से पूछकर ही करता है। उसका पॉलिटिकल विजडम है ही नहीं है। उसने यहाँ तक जो तकरीर भी लिखनी होती है वो भी उसके बाप से चेक होकर आती है। अगर आपको ये लगता होगा तो ठीक लगता होगा, आप लोगों का अपना तज्जिया है। और शाहीन से भाई साहब की जो रिपोर्ट है इसके अंदर नैब की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाया गया, बाकी इदारों की भी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया गया। पॉलिटिशियन के ऊपर बात नहीं की गई है, बाकी सब पे बात की गई है। उनकी सियासी तरबियत तकरीरें करने के हवाले से बाबर वान साहब ने की थी अच्छी हाँ जी, वो शेरी साहब भी लिखते हैं, अभी भी लिखते रहते हैं, फतुल्लाह बाबर लिखते हैं, सारे करते हैं, उनको सब मिल मिला के चीजें बना के देते हैं। कोई बात नहीं, लीडर बन जाएगा ना आस्ता आस्ता विरासत में। अगर मेरा ख्याल है इससे बड़ी तौहीन बिलावल भुट्टो की जो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ ना नहीं हो सकती कि आप ये कह रहे हैं कि वो चीजें डन नहीं कर सकते। वक्त तो देना, तो और वक्त ये क्या बात है? बहुत क्लियर है। भुट्टो 28 साल 30 साल की उम्र में वजीर थे यार। ही वाज ए मिनिस्टर, वन ऑफ द सक्सेसफुल मिनिस्टर्स। गलत कंपैरिजन है। बिलावल भुट्टो की तरबियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की है। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो में पूरा विजन है। ये एक साजिश के तहत उनको पीछे डाला जा रहा है क्योंकि वो जज्बाती पॉलिटिक्स करते हैं। वो अपने नाना की तरह अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। वो कहते हैं जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है। जरदारी की समझ कहती है नहीं बच्चे इसको वापस ले। जरदारी पॉलिटिशियन नहीं है, जरदारी इज ए मैनेजर। वो बैठ के जो एक बनिया होता है ना दुकान चलाने वाला, इधर नुकसान होगा इधर फायदा होगा। बिलावल अपने नाना की तरह अपनी माँ की तरह दिल से सोचता है, पाकिस्तान के लिए सोचता होगा। पाकिस्तान में तो हुकूमतें चलती, पाकिस्तान के लिए सोचता है। आपने अगर सुनी हो वो नेशनल इंटरेस्ट पे बात करता है बिलावल। मैंने तो कभी नहीं सुना उसे नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हुए। समी साहब ने सुना होगा? नहीं, वो नवाज शरीफ को अवामी बातें तो करता है। नवाज शरीफ से दूरी इख्तियार की और ये पार्टी के मफाद में थी, पीपल्स पार्टी के मफाद में थी ये बात। नवाज कराची तो संभाला नहीं जा रहा, अवामी बातें मुराद अली शाह ने संभालना ना, वो तो हुकूमत। अच्छा, मुराद अली शाह ने संभालना, सही हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुराद अली शाह ने संभाला था। है जी, वजीर आला ना जी वहाँ का इंतजामी इंचार्ज तो वही है ना। अब मैं आपको देखें, आप अभी जो आज जो सबसे बड़ी जो एक और देखें मेरी बात, ये जो मर्जी कर लें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2-3 दिनों से हैं ना कराची में, मीटिंग्स हुई है ना उनकी। कल हमने जाहिद साहब जो ताजर थे जो उनसे मिले थे, उनसे मुलाकात भी की ना, और हमने उनसे गुफ्तगू भी की थी। आपको मैं बता दूं, ये बताया आर्मी चीफ ने वहाँ पर कि 3 साल में पूरे कराची को हम ठीक कर देंगे। और उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई है ना हमने, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की और MQM की एडवाइजरी कमेटी, और अब सामने खबरें ये आ रही हैं कि उस एडवाइजरी कमेटी को एक्सपेंड किया जाएगा। उसमें ताजरों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो ये रिकमेंडेशन देगी वो पाबंद होगी सिंध गवर्नमेंट। मुराद शाह इस बात का पाबंद होगा कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, और अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो भाई घर चला जाएगा, उसी तनख्वाह पे वो काम करेगा फिर जिस पे वो पहले कई साल किया करते थे। ठीक है सर। ये अच्छा जी, आपने मुझे ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको एक और चीज सुनाऊंगा क्यों गिर रहे हैं। स्टिक घुमी है ना, ये ऐसे घुमी है ना, स्टिक जो भी होगा वो म्यूचुअली होगा। ये कल गवर्नर सिंध ने भी बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या बेचता गवर्नर सिंध बेचारा, पूछे ना उससे, उसने क्यों ये बात की, वो तो उनको तो गवर्नर सिंध का तो गवर्नर हाउस से निकलेंगे तो वो दोबारा फिर वो गाना गाने लग जाएंगे। है जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं रोक सकते हो तो रोक लो। मज़ीद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मज़ीद क्या डिस्कस करें? देखिए, मज़ीद मैं कराची की हम बात कर रहे थे। मैं आपको जो एक चीज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले, मैं आपको ये तरतीब से अगर प्रोड्यूसर साहब इसको चला भी सकें, कहा कि आप नाजायज़ तजावज़ात गिरा दें। तो उस पर ये आप क्लिपिंग्स, उसकी हेडलाइंस आपके सामने है जो अदालती कार्रवाई थी, ठीक है। और उस पर सईद गनी साहब का एक बयान था जब अदालत ने ये कहा कि जो भी है घर हैं नाजायज़ हैं, सर्कुलर रेलवे को ट्रैक को क्लियर होने की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गिरा दें, हर चीज़ को गिरा दें, घर भी सारे के सारे जो गिराने वाले हैं वो गिरा दें। उस पर सईद गनी साहब ने आकर गुफ्तगू की और मैं चाहता हूँ कि वो शॉर्ट ज़रा सुनवा दें सईद गनी साहब का। एक बात मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत आ गई कि मैं कोई रास्ता ना मिले और कहा जाए घर तोड़ो, तो मेरा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो घर हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे कि हाँ वो घर हम नहीं तोड़ेंगे। अगर उस वक्त ये घर तोड़ दिए जाते, अगर उस वक्त ये नाले साफ़ कर दिए जाते,
अगर उस वक्त ये तजावज़ात हटा दी जाती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी, तो शायद कराची इस तरह एक झील की शक्ल इख्तियार ना करता, और ये जो अमवात हुई हैं ये ना होती, जो नुकसान हुआ है ये ना होता, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा है ये क्यों ये सब कुछ हुआ। मैंने पहले आपको जिक्र किया, एडवाइजरी कमेटी और इसके साथ साथ एक स्टिक घूम रही है, क्योंकि ये करते हैं काम स्टिक पे। ये वो भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं। लात जब पड़ती है, जहां पड़ती है उस जगह का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नेशनल स्क्रीन है, तो फिर उसके बाद ये भागते हैं, ये मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये गुजर नाला, पहले उसको वो जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं वो हट रही हैं, उसके बाद हैवी मशीनरी आएगी, और ये एक गुजर नाला नहीं, हर जगह से ये तजावज़ात होंगी। वही अब सईद गनी साहब जो उस वक्त, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी, ठीक है, और ये अदालतों पर तनकीद, कोई बात हो, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें खून मिला, हमें ये हुआ, इनका काम है सिर्फ 18वीं तरमीम के तंबू के पीछे छुप के तो वट्टे मारने और तनकीद करनी। लेकिन 18वीं तरमीम काम करने, अब सुन लेना, अब सुन ले, अब मैं आपको, ये सईद गनी साहब कह रहे हैं ना, घर आई तो मैं वजीर नहीं रहूंगा और मैं भाग जाऊंगा। जरा एक अनाउंसमेंट है जो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की है गुजर नाले के इर्द गिर्द। सुनवाएं जी जरा ये अनाउंसमेंट। जी एक ऐलान समाप्त फरमाएं। डीसी साहब की तरफ से ये ऐलान है कि जिन लोगों के घर नकदी नालों पर बने हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि सुबह 7 बजे से पहले अपना मुतबादिल इंतजाम फरमा लें, वरना सुबह 7 बजे घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शुक्रिया। ये डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से मसाजिद में ऐलान है, उसी एग्जेक्टिव के, उसी सिंध गवर्नमेंट के जिसके वजीर सईद गनी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और पीपल्स पार्टी के अंदर जो चंद अच्छे लोग हैं ना उनमें से एक हैं, वर्कर हैं, और ये जो बात भी कर रहे थे ये गरीब आदमी की बात कर रहे थे। अब कहाँ गई वो सारी बात? बस स्टिक घूमेगी तो वो सब हो जाएगा, फिर काम होगा। स्टिक चाहिए इन्हें, जब स्टिक लगती है तो फिर कहते हैं जी हमारे हकूक ले लिए गए, और जब इन पर बात छोड़ें तो ये काम ही नहीं करते। अब मुझे ये बताएं बात कि सिंध में गवर्नमेंट रही पीपल्स पार्टी की या एमक्यूएम की? जी बिल्कुल। और आपने जाली सर्टिफिकेट दे के, इजाजतनामे दे के वहां पे लोगों के घर तामीर किए। वो गरीब लोग हैं बहुत सारे, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी ला के दी होगी, वर्कर्स होंगे, और उन्होंने घर बना लिए वहां पर। अब आप अगर उनके घरों को तोड़ रहे हैं तो उन्हें मुतबादल जगह तो दे दें, कुछ कमी है आपके पास? ये जो हजारों कनाल आप बड़े बड़े डेवलपर्स को दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां वहां पे कायम कर रहे हैं, जिन बस्तियों की वजह से वो शहर डूब गया, सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया, इन गरीबों को भी कहीं बसा दें यार, इनको जगह दे दें। पाकिस्तान में जगह कम नहीं होगी, लेकिन एक तो ये स्टिक अब चल रही है, ये मैं बता दूं आपको, अब ये रुकेगी नहीं। अच्छी रुकनी भी नहीं चाहिए जी, रुकनी भी नहीं चाहिए। वो रात आपने देखा ना, वो एक फुटेज चली थी, नैब ने छापा मारा वो सियाल के घर पे, उसके घर देखे आप, क्या बात, लाड़काना में 3 घर, और उधर ही लगे सारे पैसे। वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये गरीबों को दे दें तो दे दें, सारे पैसे उधर ही लगे ना जी। अगर इनके घरों में अब छापे मारे जाएं, लाहौर से मुझे एक बंदे ने कहा कि वो जो मॉडल टाउन का बेसमेंट है ना, वहां पर अगर छापा मारे तो ट्रक निकलेंगे डॉलरों के। अब अल्लाह जाने ये बात सही है या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब इसी तरह के हैं। आप रहसन कमेटी की बात करना चाह रहे हैं आज? वो भी आज नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला हिसाब हुआ। वो फैसला तो ये करना था ना आज इन्होंने कि एजेंडा तय करना है एपीसी का, सिर्फ तारीख तय की, एजेंडा फिर भी नहीं तय हो सका। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे कि जनाब ये बताएं कि आपने अदम एतमाद की तहरीक लानी है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, तो उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला जो है वो एपीसी में जो है वो किया जाएगा। तो फिर एक और सवाल हुआ, वो आप भी समझ आएंगे। तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या अब ये जो 11 जमातें हैं वो बातचीत वहीं से शुरू करेंगी जहाँ से ख़त्म हुई थी? तो उन्होंने कहा जी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे पर जलते हैं, अकरम दुरानी साहब ने ये कहा। और दूसरी बात जो है, क्या इसका रूल आउट नहीं किया, रूल आउट नहीं किया। देखे वो उनसे राब्ते तो ये मैं नहीं बता सकता, ये मौलाना बताएंगे। जी ज़ाहिर है। अब वो उस्मान काकड़ साहब है पख्तूनख्वा मिली में, वो बड़े सेनेट में भी बड़े बोलते हैं, और ऐसे लोग ऐसे यार तस्वीर चला दें अगर है आपके पास उस्मान काकड़ की। तो उस्मान काकड़ साहब ऐसे शख्स हैं, एक तो रैबर कमेटी के रुकन है, दूसरा वो सेनेट हो या कोई भी फोरम हो ना, वो इनके बारे में बात करने से बाज नहीं आते। गफूर हैदरी साहब भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, हमें आप ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें सीधी तरह बता दें कि हमारे साथ चलना है कि नहीं चलना। वो कैसे चले? वो उन्होंने कहा जी आपने खुद फैसले कर लिए आज़ादी मार्च के, हमसे पूछ के किया था, ये कहा ऐसा नहीं। इकबाल ने सरदारी ने कमांड संभाली है ना, इसलिए संभाली है कि वो किसी भी वक्त कोई भी फैसला कर सकता है।
किसी भी फैसले से इधर उधर आने जाने में जरदारी साहब का कोई इशू नहीं है। बिलावल तो अड़ जाएगा, भुट्टो का खून है, वो कहेगा मैं तो ये नहीं करता काम, मैंने तो ये कहा था, मैं नहीं करता। तो मैं वो एक है ना नारा लगाते पीपल्स पार्टी वाले, एक जरदारी सब पे भारी, इजाजत से आप। जी जी बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि क्या एक नारा भी बन सकता है, तो मेरी बात आई बना लिया आपने कि बल्ले बल्ले जरदारी, हाँ तू तो निकला बिलावल, बिलावल पर भी भारी। हाय 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 क्या बात है जनाब। देखिए नहीं भुट्टो के, अब देखिए ना मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भाई, जबरदस्त, हर चीज मैनेज, तो कोई शक नहीं। और आने वाले दिन को सामने रखते हुए उन्होंने कहा पुत्र तू इधर पीछे बैठ, आगे झूठ सच मैंने क्या करना है। और वो देखिए ना उसके जो आपको बिलावल साहब के पीछे भी एक बंदा नजर आता है, सोमरो। जी जी क्यूम सोमरो, क्यूम सोमरो नहीं, जमील सोमरो जमील एक और है। अच्छा जमील सोमरो, वो क्यूम सोमरो तो जरदारी साहब का है के ना, साथ। लेकिन सोमरो वो जो बड़े सोमरो वो इसलिए पीछे खड़ा, वो भी जरदारी साहब का ही है। जी लेकिन यूं साय की तरह वो खड़ा है बिलावल भुट्टो पे। बिलावल जिससे बात करता है, जिससे मिलता है, वो एक कार्बन कापी नीचे होती है उसकी रिपोर्ट की, वो उधर जाती है सारी। तो ये मैनेजमेंट जो है ना पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स, देखिए कोई पार्टी को खराब नहीं कर सका, ज़िया-उल-हक ने इस पार्टी को तोड़ सका, मुशर्रफ इस पार्टी को नहीं तोड़ सका, जरदारी साहब ने तोड़ दिया। मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बस यही कहना चाहते हैं ना, बल्ले बल्ले जरदारी, तू तो निकला बिलावल पर भी भारी। आखिरी वही जो जुमला है कि मैं वही कि अपोजिशन की जो आपस में इनका जब अदम एतमाद है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगा, ये ना मुझे कोई तो अदम तहरीक एतमाद चलनी- आप नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। और नहीं है जी ना, बताती देखिए हूँ, लेकिन आप बात भी मुझे यहाँ करने पे देना, हैं, बात कर और लेते ये हैं, बात कर मौलाना लेते हैं। मौलाना आपने भी उस्मान यार का नवाज की बात की है ना कि नवाज ट्रक की शरीफ बत्ती के गुफ्तगू पीछे कर मत रहा है, लगाएं, नवाज ट्रक शरीफ की फोन बत्ती कर के रहा है, पीछे मत लगाएं। इसका मतलब बैठे हुए हैं उसमें तो ट्रक की बत्ती के नवाज पीछे तो लग शरीफ गए, जब फोन उनको कर पता रहा है है कि जहाँ इससे पे पहले धोखा जरदारी दे की चुके, है। दोबारा ट्रक की वो बत्ती के अभी पीछे भी क्यों लग रहे एतबार हैं? अलीना जी अभी भी एतबार नहीं कर रही छोटी जमातें, वो कहते बैठ हैं तो जब गए इनका ना दिल वहाँ पे, का ट्रक वो की समी बत्ती साहब के वाली पीछे तो बात लग ठीक गए ना, है। फिर उम्मीदें बांध के बैठ गए ना। हम नहीं वो तो उनको बुलाना मजबूरी बन गया था ना बस जी। ठीक है, तो उम्मीदें उन्होंने बांध की, कहा- आप वॉकआउट कर दें, ना जबरदस्ती ना है। क्या अपनी मजबूरी मर्जी है? से आए हैं, क्या मौलाना मजबूरी ने कोई है? दावत नहीं दी, क्या अपनी मजबूरी मर्जी है? से आए बस जी, अपनी हमें मर्जी बुलाएं। से आए हैं तो फिर अब लगे बत्ती के आज पीछे। कह दिया मुश्तरका इजलास बुलाएं और वो APC बुलाएं, हम सारे जो भी फैसला होगा उसकी पाबंदी करेंगे, लेकिन कोई नहीं करेंगे। ये इनकी बात ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर मजबूत है, बस दोनों तरफ से। अभी एक मैं तरफ आपको से एक बात बता दूं, बल्ले ये तो तो क्योंकि ये जो लीडरशिप है ना, इनके ऊपर मुकदमात है, ये NRO चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा बहुत सारे MNAs, बहुत सारे सेनेटर्स इन जमातों के फैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन पर गवर्नमेंट के साथ देंगे। इसकी एक वजह ये है कि ये पाकिस्तान की लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान को लूटने वालों को बर्बाद करने की लेजिस्लेशन है। और जी स्टेक चलेगी जनाब, स्टेक नहीं, मैंने फिर तो एक स्टिक का सवाल नाम और ही भी लिया। आता है ना, आपने फिर वो यहाँ पहले पे भी घुमाई एक ना। सवाल और मैंने भी कहा आता है, सवाल बहुत से उठेगा। लोग नहीं, ऐसे नहीं, हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। अब यही सवाल प्रेशर उठेगा। है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे कि इमरान खान साहब उन सबको किस तरीके से कन्विंस करते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।